अली मोहम्मद खान साहब पांचवीं मरतबा भी गिरफ्तार हो गए और आज के वीलॉग में मैं अली मोहम्मद खान साहब की जुर्रत को, इनके करैक्टर को सलाम पेश करना चाहता हूं कि कम से कम ये अपने पाँव पर खड़े हैं। इन्होंने अपनी वफादारी तब्दील नहीं की। हमें इनसे इख्तलाफ हो सकता है लेकिन जो इनका करैक्टर है उसकी तारीफ़ ना करना ज़्यादती है। हम आज के वीलॉग में थोड़ी सी डिटेल इसकी भी देंगे और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल पनामा लीक्स पे एक हियरिंग हुई जिसमें दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कुछ रिमार्क्स दिए और वो रिमार्क्स बड़े शानदार हैं। उसमें जस्टिस तारक मसूद साहब का ये कहना था कि यूँ महसूस होता है कि पनामा सिर्फ एक ख़ानदान के लिए था। इसकी डिटेल भी हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। और सबसे अहम चीज़, मुराद सईद साहब के हवाले से हमने एक वीलॉग किया था जिस पे अब उस वीलॉग का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के उसे सोशल मीडिया पे वायरल किया गया है और उसमें मुझसे पूछा गया है कि ये कमोड के ज़रिए या टूटी के ज़रिए जीपीएस सिस्टम को तब्दील कैसे किया जा सकता है, उसको डॉज कैसे किया जा सकता है। तो हम आज के वीलॉग में आपको वो टेक्निक भी बताएंगे कि जिसके ज़रिए आप टूटी और कमोड के ज़रिए जीपीएस सिस्टम को ब्लफ कर सकते हैं। आज से चंद दिन पहले मुराद सईद साहब से रिलेटेड एक वीलॉग में जिक्र किया था कि मुराद सईद साहब अब बाथरूम में बैठ के टूटी खोल के या कमोड चला के गुफ्तगू करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं या फिर वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और वो भिजवाते हैं और उससे उनकी पूरी कोशिश है कि उनकी जो लोकेशन है उसको ट्रेस ना किया जा सके। तो ये एक टुकड़ा हमारे वीलॉग का निकाल के पीटीआई का जो एक ख़ास करैक्टर है उसने इसको वायरल किया और बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने ये जो नई साइंस दरियाफ्त की है इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो उसके बारे में बता दिया जाए। लेकिन उस तरफ आने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पीटीआई का कमाल है वैसे कि ये किसी भी चीज़ को उठाते हैं इस तरह और ऐसा गेयर लगाते हैं और इनकी पूरी कोशिश होती है कि इंसान जो है शर्मिंदा सा हो जाए। लेकिन एनी हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। ज़ाहिर है 2014 से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ, मज़ीद भी बर्दाश्त करते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है। मेरा ख्याल ये है कि आप सब लोग थक जाएंगे, मैं नहीं थकूँगा। तो सर इसकी बैकग्राउंड ये है कि मुराद सईद साहब अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें पता है कि जो ही इन्होंने अपना मोबाइल इस्तेमाल किया तो इनका मोबाइल ट्रेस हो जाएगा और फौरी तौर पर ये पकड़े जाएंगे। लिहाजा ये कर ये रहे हैं कि मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ लोगों के। अब इनका ख्याल ये है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी है कि जिससे आवाज़ को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और जब आवाज़ को आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो उससे पता चल जाता है कि कौन शख्स किस जगह बैठा हुआ है। तो जियो फेंसिंग जो है उससे आसान हो जाती है। तो मुराद सईद साहब का कमाल ये है कि वो किसी और का मोबाइल लेते हैं और फिर वाशरूम में बैठते हैं और फिर वहाँ पर टूटी ऑन करते हैं या फिर कमोड चला देते हैं और उसी दौरान वो बात करते हैं या उसी दौरान वो वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करके मैसेज आगे भिजवाते हैं। और उस टूटी या उस कमोड का फ़ायदा ये होता है कि इनकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी रीशेप हो जाती है। लिहाजा इनका ख्याल ये है कि फिर जियो फेंसिंग मुमकिन नहीं होगी और इससे मुझे ट्रेस नहीं किया जाएगा। तो ये साइंस बड़ी सिंपल सी है। बल्कि आपको भी मेरा मशवरा है कि अगर आप एजेंसी से बचना चाहें या रियासत से बचना चाहें या किसी को डॉज करवाना चाहें तो किसी दूसरे बंदे का मोबाइल इस्तेमाल किया करें, वाशरूम में बैठ के कॉल किया करें और साथ थोड़ा सा टूटी का शोर हो, पानी का शोर हो तो आपकी आवाज़ फिर आइडेंटिफाई नहीं होती। जब आपकी आवाज़ आइडेंटिफाई नहीं होती तो वो जो सॉफ्टवेयर है जिसने आपको आइडेंटिफाई करना है, जो आपकी आवाज़ को पहचानता है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस तरह आप अपनी बात जो है किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो मुराद सईद साहब क्योंकि ये साइंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि आप में से भी अगर किसी को ये ज़रूरत पड़े, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 9 मई और 10 मई के वाक़यात में मतलूब होंगे और आपकी पूरी कोशिश होगी कि आप किसी के रेडियस में ना आए, तो इस तरह इस्तेमाल करें, दूसरे का मोबाइल इस्तेमाल करें और वाशरूम में जाएं और पानी ऑन करें, उसकी जो आवाज़ है उसके करीब बैठ के आप टेलीफोन करें और वहाँ से ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके आप भिजवा दें तो आपकी आवाज़ जो है उसको ट्रेस नहीं किया जा सकेगा और इस तरह आप बच जाएंगे। तो मुराद सईद साहब जो हैं वो हमसे बड़े आइंस्टाइन हैं जिसकी बुनियाद पे उन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ है। तो बहरहाल उनकी इस जहानत को दाद देते हैं और आप भी अगर ये तजर्बा करना चाहें तो आप ज़रूर करें। तो अब हम आज के वीलॉग की तरफ आते हैं। तो अली मोहम्मद खान साहब से 100 इख्तलाफ किया जा सकता है, उनकी आइडियालॉजी पे इख्तलाफ किया जा सकता है, उनकी जो पिछली परफॉर्मेंस थी उस पर इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक इनकी कमिटमेंट का ताल्लुक है तो उसको ना मानना मेरा ख्याल है ज़्यादती होगी। अली मोहम्मद खान साहब एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, पीटीआई के साथ ही जुड़े हुए हैं। गो इनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ पिछले 4 सालों में और पार्टी ने इनको हमेशा डिस्टेंस पे रखा
बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि 2018 में इनको टिकट नहीं दिया जा रहा, तो और फिर मैंने इस पर प्रोटेस्ट किया था कि अली मोहम्मद खान साहब को टिकट नहीं दिया जा रहा, तो फिर किसको टिकट दिया जाएगा। उसके बाद पार्टी में से फिर इनको टिकट मिला, फिर ये एमएनए इलेक्ट हुए, फिर ये असम्बली में पहुंचे, लेकिन ये वज़ीर नहीं बन सके। और इनको जो वजारत दी गई वो पार्लिमानी अमूर की थी कि आप सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जो पीटीआई के अरकान हैं उनको संभालने की कोशिश करें। तो ये पूरा 3.5 साल में ये इसको पार्टी ने इनको डिस्टेंस पे रखा, जो बड़ी ज़्यादती थी। बहरहाल जब पार्टी में मुश्किल वक्त आया तो जो पार्टी के पंजाबी तालिबान थे, जिनको कहा जाता था कि इमरान खान साहब के दस्तों बाजू हैं, सबसे पहले उन्होंने इनका साथ छोड़ा। तो ये जो पंजाबी करैक्टर है ना, मैं पंजाबी होने के बावजूद हमेशा पंजाब के जो करैक्टर है उसको क्रिटिसाइज़ करता हूँ। तो बड़े बंदे का दिल बड़ा होना चाहिए, उसे अंडरस्टैंड करनी चाहिए चीज़ों पे। तो आप कमाल देखिए कि जो पहला हल्ला था, उसी हल्ले में जितने पंजाबी साथी थे इमरान खान साहब के, वो सब ढेर हो गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी और सियासत से तायब होने का ऐलान करना शुरू कर दिया, और उसके बाद ऐसा धड़न तख्ता हुआ इनका कि बिल्कुल लेट गए। और फिर इन्होंने ये वादा भी किया कि अब हम सियासत में नहीं आएंगे, हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन फिर कमाल देखें कि सिर्फ 2 हफ्तों के बाद ये सारे के सारे एक नई पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ के मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैमरों के सामने ना, और कैमरा आए तो ऐसे ऐसे करके हाथ हिला के रोकते हैं कि भाई साहब हमारी तस्वीर ना खींची जाए। लेकिन आप इनका करैक्टर देखिए कि ये वज़ीर रहे, ये इमरान खान साहब को धोखा देते रहे, ये इमरान खान साहब को बांस पे चढ़ाते रहे, ये इमरान खान को सीढ़ी के ऊपर चढ़ाते रहे, ये इमरान खान को मीनार के ऊपर बिठा के कहते रहे कि आपसे बड़ा मुजाहिद अभी तक दुनिया में आया नहीं। और ख़ुद ये 3.5 साल में जब इमरान खान साहब एक रियासत मदीना बनाना चाहते थे तो इनकी पूरी कोशिश थी कि ये छोटे मोटे खलीफा बन जाए उस रियासत मदीना के। लेकिन करैक्टर मुलाहिज़ा करें कि ये 24 घंटे नहीं निकाल सके। जो ही 14 मई के दिन फैसला हुआ कि पार्टी के ख़िलाफ़ एक्टिविटी या कार्रवाई होगी और फिर जो ही इनको गिरफ़्तार करना शुरू किया गया, तो आप ये देखें कि 18 घंटों में ये लेटे हैं। और लेटने के बाद जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो इन्होंने मीडिया टॉक की, वो मेरा ख्याल है आई रिवीलिंग थी, आंखें खोलने के लिए काफ़ी थी। लेकिन उसके मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, मैं इनके करैक्टर को सलाम पेश करता हूँ। इनमें से जो 99% लोग हैं वो अभी तक अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं। उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की सिवाय परवेज़ खटक साहब के। और फिर सिंध के अंदर भी जो लोग हैं उन्होंने भी करैक्टर का मुजाहरा किया, और थोड़े से जो लोग बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने भी करैक्टर का मुजाहरा किया। लेकिन जो इमरान खान साहब के पंजाबी साथी थे, सबसे पहले उन्होंने इनका साथ छोड़ा। और जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं जो पार्टी का हिस्सा हैं, उनमें से अली मोहम्मद खान साहब को मैं दाद भी देता हूँ और इनके करैक्टर को सलाम भी पेश करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि एक मुश्किल वक्त है इस वक्त, लेकिन अली मोहम्मद खान 5वीं मरतबा गिरफ़्तार हुआ, लेकिन उसने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो मेरा ख्याल ये है कि अली मोहम्मद खान की मिसाल से दूसरे लोगों को सबक लेना चाहिए। देखें, हो सकता है आप गलती पे हों, लेकिन गलती पे भी करैक्टर का मुजाहरा करना ज़रूरी है। अगर आपने पार्टी छोड़नी है तो किसी अच्छे वक्त में छोड़ें। जब पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आ गया है तो आप पार्टी को सलाम करके और गायब हो गए, और फिर आपने इमरान खान का टेलीफोन सुनना भी गवारा नहीं किया। अब इमरान खान साहब फ़ोन करते रहते हैं, इनका कोई फ़ोन नहीं सुनता। तो मैं इस एक जो बैड करैक्टर है इसको मैं हज़म करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पर क्या कहा जाए। कि आप देखें, आपने 24 घंटों में अपना रुख बदल लिया, अपना किबला ही तब्दील कर लिया। और वो लीडर जिसके ऊपर आप जान देना चाहते थे, जिसके लिए आप अपनी पलकें बिछाते थे, जिनके लिए आप ये कहते थे कि हम सड़क के ऊपर लेट जाते हैं, इमरान खान साहब ऊपर से गुजर जाएं, जिनको आप ये कहते थे कि पिछले कुछ 1300 साल के बाद आलम इस्लाम के अंदर एक बड़ा लीडर पैदा हुआ है और ये जो लीडर है इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये पूरी दुनिया को लीड कर सके। और ये कहते थे कि जनाब जब ये डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए गए तो ऐसा महसूस होता था कि इमरान खान लीडर है और वो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है और वो एक छोटा सा मिनिस्टर है इनके सामने। और ये कहा जाता था कि खान साहब से ज़्यादा बेहतर पूरी दुनिया को कोई नहीं जानता, और हमेशा खान के नारे लगते थे और खान के ऊपर जान निसार की जाती थी। लेकिन ये सारे दावे जो हैं सिर्फ 24 घंटे नहीं निकाल सके। लेकिन उसके मुकाबले में अली मोहम्मद खान जैसे लोग हैं जो अभी तक डटे हुए हैं, वो गलत डटे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि गलत है, उनका मौक़िफ़ गलत है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो तर्ज सियासत थी वो गलत थी और उसका नतीजा ये निकलना था। लेकिन इसके बावजूद जिस करैक्टर का ये मुजाहरा कर रहे हैं उसको तस्लीम ना करना ज़्यादती है। तो अली मोहम्मद खान साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ। हो सकता है कुछ अर्से बाद ये पार्टी छोड़ दें, सियासत से तायब हो जाएं,
लेकिन चलें, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का मुजाहरा तो किया इन्होंने। और मेरा ख्याल है बाकी तमाम लोग जो आमर कियानी साहब हैं, फिर इमरान इस्माइल साहब हैं, फिर अली जैदी साहब हैं, फिर इसी कमाश के बहुत सारे लोग हैं, मेरा ख्याल उन सब को अली मोहम्मद ख़ान को देख के शर्म करनी चाहिए। यानी क्या लोग हैं आप भाई, और इसके बावजूद आपके लेक्चर सुने जो आप पिछले 4-4.5 साल लेक्चर देते रहें, और आज भी आप देखें कि जिस तरह आप सीना तान के खड़े होते हैं जैसे बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, तो मेरा ख्याल है अली मोहम्मद को देख लें और शर्म करें। ये आप क्या कर रहे हैं भाई? अगर सियासत से ताइब होना था तो ताइब हो जाते, छोड़ देते, घर में बैठ जाते, या मुल्क से बाहर चले जाते, या कि किताबें लिखते, किताबें पढ़ते, या कोई क्रिकेट खेलते। ये इतनी जल्दी आपको अपने लीडर को नहीं छोड़ना चाहिए था, और अगर छोड़ ही दिया था तो फिर इस तरह दूसरी पार्टी में नहीं जाना चाहिए था। ये एक ऐसा धब्बा है जो पूरी ज़िंदगी भी आप धोते रहे तो ये धोया नहीं जा सकेगा। तो अब हम पनामा केस की तरफ आते हैं। 2016 में पनामा पेपर्स लीक हुए थे और उन पेपर्स के अंदर ये इंकशाफ हुआ था कि पाकिस्तान की 436 शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज बना रखी हैं और वो बाहर कारोबार कर रहे हैं, और वहाँ से इन्होंने ठीक ठाक पैसा कभी उस अकाउंट में, कभी उस अकाउंट में, कभी इस अकाउंट में डाल के ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। और उन पेपर्स में शरीफ फैमिली का नाम भी आया था, और उसके बाद खासा शोरो गोगा हुआ, फिर अदालतों के अंदर केस चले, फिर GIT बनी। वो एक तवील दास्तान है जिसका आप एनी शाहिद भी हैं, जिसको आप अच्छी तरह जानते भी हैं। ये जो शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई थी वो जमात इस्लामी की एक दरख्वास्त थी, उसके बाद और शेख रशीद साहब की भी दरख्वास्त थी, उसकी बुनियाद पे GIT बनी। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके अंदर नोटिस लिया, फिर ये समाज चलती रही। फिर जब ये निचली अदालतों के अंदर कार्रवाई होनी शुरू हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक निगरान जज भी बनाए, एजाजुल एहसन साहब, जो निगरानी करते रहे, और अल्टीमेटली मियां नवाज शरीफ को सज़ा हो गई और मरीम नवाज़ को भी उसमें सज़ा हो गई। ये सारा केस आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उसके बाद ये 7 साल ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पड़ा रहा, और अब इस केस को टेकअप किया गया है और बेंच बना, और कल इस बेंच ने पहली हेयरिंग की। ये 2 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस सरदार तारक मसूद हैं और दूसरे जस्टिस हैं जस्टिस अमीनुद्दीन। तो कल जब कार्रवाई हुई तो जस्टिस तारक मसूद का ये कहना था कि पनामा लीक्स के अंदर 436 पर्सनैलिटीज़ थी, लेकिन मुझे यूँ महसूस होता है कि सिर्फ एक पर्सनैलिटी को सामने रख के सिर्फ उसी के ख़िलाफ़ ट्रायल किया गया, और जो बाकी 435 लोग थे उनके बारे में आज तक कानून हरकत में नहीं आया, और ना ही स्टेट उनके बारे में हरकत में आई। और 7 साल से ये फ़ाइल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पड़ी हुई है, और किसी ने इसको टेकअप करने की जिसारत नहीं की। और जब वो बार बार जस्टिस साहब ये कह रहे थे कि मैं बातें कौम के सामने नहीं रख सकता जो इस केस के अंदर हुई है, तो मुझे वो सारा मंजर याद आ रहा था, और उस मंजर को देखते हुए मैं भी ये कहने पे मजबूर हो गया कि पाकिस्तान के अंदर अलमिया यही है कि जब आप किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं तो फिर पूरा कानून उसके ऊपर उंडेल दिया जाता है। जब रियासत ये फ़ैसला करती है कि हमने किसी को टाइट करना है तो फिर पाकिस्तान का हर कानून उसके ख़िलाफ़ लागू हो जाता है। जैसे आज इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है कि इमरान खान को सज़ा देनी है, तो आप देख लें 150 के करीब केसेस हैं, और इन केसेस में मज़ीद इजाफा भी होगा। सारा कानून ऐसे लगता है कि वो हरकत में आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह 2017 के अंदर, 2016 के अंदर, 2017 के अंदर ये फ़ैसला हुआ था कि शरीफ फैमिली को हमने इबरत का निशाना बनाना है, तो उसके बाद आप देख लें कि वहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ उस दौर में। तो ये एक ऐसा अलमिया है कि जिसको मेरा ख़्याल है हमें सोचना पड़ेगा इसके ऊपर कि अगर तो लोग वाकई मुजरम हैं तो फिर उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर लोग बेगुनाह हैं तो फिर उन्हें इस तरह इंसाफ की चक्की में पीसना नहीं चाहिए जिस तरह पनामा लीक्स के अंदर पीसा गया। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक ही जुर्म 436 लोगों ने किया, लेकिन सज़ा सिर्फ एक शख्स को दी गई और 435 लोगों की फाइलें बंद करके उसको साइड पर रख दिया गया। तो अगर आज मियां नवाज शरीफ को बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है, या उनके केस को दोबारा सुन के नज़रसानी दरख्वास्त उनकी दायर हो जाती है, उसे कबूल कर लिया जाता है, या यही बेंच डिक्लेयर कर देता है कि मियां नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई थी और हमें इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो फिर सवाल ये है कि इनके जो 6, 7, 8 साल हमने ज़ाया कर दिए कौम के भी और इनके, उसका जवाब कौन देगा? और अगर वो केस वाकई ठीक था, अगर पनामा लीक्स वाकई बहुत बड़ी लीक्स थी, और अगर ऑफशोर कंपनीज बनाना वाकई जुर्म था, तो फिर ये 435 लोग जो बच गए हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर ये किन लोगों की डार्लिंग है कि हमने इनको छोड़ दिया और एक शख्स को हमने आइडेंटिफाई करके
उसको हमने बाकायदा पीस के रख दिया, उसके 7-8 साल हमने ज़ाया कर दिए और उसके साथ साथ पूरी कौम के 7-8 साल ज़ाया कर दिए। और इसमें कोई शक नहीं कि ये हकीकत है कि मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस चलाया गया था उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि मियां नवाज शरीफ को फारिग करके इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो सिर्फ इमरान खान प्रोजेक्ट के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई, पूरी रियासत को कुर्बान कर दिया गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये पानामा लीक्स ना होती या उस वक्त सिर्फ इंसाफ किया जाता और अगर मियां नवाज शरीफ उसमें मुजरम थे तो बाकी 435 मुजरमों को भी सज़ा दी जाती, तो हो सकता है पाकिस्तान मुख्तलिफ होता। और अगर मियां नवाज शरीफ का जुर्म नहीं था, अगर उनके ख़िलाफ़ सज़ा नहीं बनती थी, तो अगर वो एक्टिविटी ना होती तो आज पाकिस्तान एक मुख्तलिफ जगह पे होता। पाकिस्तान आज इस तरह सिसक ना रहा होता, इस तरह IMF के दर पे ऊपर ना बैठा होता, इस तरह वो उसने झोली फैला के वो अक़वाम आलम में ना फिर रहा होता। तो हमने सिर्फ मियां नवाज शरीफ का नुकसान नहीं किया, हमने पूरे पाकिस्तान का नुकसान किया। लिहाजा अब सवाल ये है कि फिर ये नुकसान करने वाले कौन लोग हैं, और क्या उनसे नहीं पूछना चाहिए कि आपने सिर्फ एक ऐसे शख्स को प्रमोट करने के लिए, एक ऐसे शख्स को परवान चढ़ाने के लिए कि जो बाद में पूरी रियासत के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, जैसे साबित कर दिया कि वो इसका अहल नहीं था, हमने पूरा मुल्क बर्बाद नहीं कर दिया। और अगर हमने पूरा मुल्क बर्बाद किया सिर्फ एक तजर्बा करने के लिए, तो क्या तजर्बा करने वाले लोगों से हिसाब नहीं मांगना चाहिए? क्या उनसे नहीं पूछना चाहिए कि जनाब आपने किस कैपेसिटी में ये काम किया था, आपने क्या सोच के इस मुल्क का जनाजा निकाला है? तो मेरा ख्याल है कि ये तो सवाल ही नहीं बनता पाकिस्तान में कि कभी इस किस्म के कोई जवाब तलाश किए जाएंगे या इस किस्म का कोई हिसाब मांगा जाएगा या इस किस्म का कोई हिसाब दिया जाएगा। तो मैं आखिर में सिर्फ यही दरख्वास्त करता हूँ कि अगर तो वाकई ही पनामा लीक्स एक स्कैंडल था और वो जुर्म था, तो फिर ये बाकी 435 लोग जो हैं उन सब के साथ भी वही सलूक करें जो मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ था। और अगर ये नहीं था और मियां नवाज शरीफ को सिर्फ सज़ा दी गई थी और उन्हें एक इबरत की निशानी बनाया गया था, तो फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उनसे माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांग के फिर ये फ़ैसला करें कि पाकिस्तान में सेलेक्टिव इंसाफ नहीं होगा। जस्टिस जब भी होगा वो सब के लिए बराबर होगा, उसमें किसी शख्स को आइडेंटिफाई करके साइड पर रख के उसे इबरत की निशानी नहीं बनाया जाएगा। अगर मुजरिम है तो फिर मुजरिम है, अगर वो बेगुनाह है तो फिर बेगुनाह है।